वेलकम टू पेज फेलियर। ठीक है। आपको पता है पॉलिटी की जो है क्लास फर्स्ट आपको मैंने दे दी है। और अभी आज आपकी पॉलिटी क्लास टू है। ठीक है। पॉलिटी टू। ठीक है। देखिए आपकी पॉलिटी क्लास टू है। इसमें मैं आपसे देखो सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कल जो है आपसे मैंने जो आपको कल वीडियो दी थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जो देखते हैं आपको कितना याद है, आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो हम वो चीज़ देख लेते हैं पहले। देखिए आप मुझे ये बताएं कि संविधान की प्रथम बैठक में यानी जो सबसे पहली बैठक हुई थी उसमें जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष से चुने गए थे, मैं आपको डेट ही बता देता हूँ, 9 दिसंबर। ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं 9 दिसंबर 1946। ठीक है। इस टाइम पर हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो वो किसे चुना गया था? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। देखिए जल्दी बताएं। किसे चुना गया था? चुना गया था हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारा क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उसमें अगर जो स्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद। अब अगर जिनकी डेट पूछ लेगा तो किस टाइम पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? 11 दिसंबर। ठीक है। 11 दिसंबर 1946। ठीक है। देखो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है। आपसे अब पूछ लेते हैं हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? हिंदी दिवस यानी कि हिंदी को हम या तो फिर हिंदी दिवस कह लें या फिर आपसे मैं ये पूछ लेता हूँ कि हिंदी को राजभाषा कब चुना गया था? तो आप बताएंगे। जल्दी बताएं। देखो ये तो आपको पता ही होगा, 14 सितंबर। ये तो आपको पता होगा, पर ईयर आप बताएं भाई। ईयर कौन सा था? क्योंकि ये तो 14 सितंबर, देखो मैंने हिंट आपको वो दिया हिंदी दिवस के लिए। ठीक है। क्योंकि हम हिंदी दिवस भी इसी दिन के लिए हम मनाया जाता है। ठीक है। तो आप ईयर बताएंगे। तो 19 कब? 48 में क्या हुआ था? हिंदी को एक राजभाषा चुन लिया था। ठीक है। अगर जो मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारा संविधान तैयार कब हो गया था? ठीक है। हमने जो है अपनाया कब था संविधान को, ये पूछ लें तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताएं भाई। देखो इस तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। 26 नवंबर 19 क्या था? जल्दी बताएं। 19 क्या था? 50 था, 46 था, 48 था, 47 था, क्या था? जल्दी बताएं। 1950। ठीक है। इसमें क्या हो गया था? हमारा संविधान को हमने क्या कर लिया था? अपना लिया था। संविधान अपनाया। अगर जो आपसे ये पूछ लेता है कि संविधान लागू कब हुआ था? ठीक है। अगर आपसे पूछता है संविधान लागू कब हुआ था तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जल्दी बताएं। संविधान लागू में लिख लेता हूं जब तक। कब हुआ था संविधान लागू? ये हो गया था आपका 26 जनवरी। ठीक है। कब? 1950। ठीक है। अरे 1950, अच्छा मैंने ये लिख दिया, सॉरी। 1948 में आपका जो है संविधान अपनाया था और 50 में हमने संविधान लागू कर दिया था। ठीक है। शायद अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है। ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है। अगर जो आपसे पूछ ले कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह था, हमने राष्ट्रीय चिन्ह भी था हमारा। ठीक है। वो कब अपनाया था? तो आप बताएं। जल्दी बताएं डेट। राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया। ठीक। कब अपनाया? जल्दी बताएं डेट। जल्दी मेंशन करें। ठीक। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा था? राष्ट्रीय चिन्ह अपना लिया था। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको संविधान के कुछ भाग लिखाए थे। अगर जो आपसे संविधान के भागों से मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो आप क्या बता पाएंगे? चलो मैं पूछता हूँ आपसे। ये बताएं। नागरिकता नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है? जल्दी बताएं। कौन सा भाग है? भाग दो के अंदर नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है। और अगर जो आपसे कहें मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 है। ठीक है। इनको आप ध्यान रखें। खैर जब अब मैं आपको ये कराऊंगा ना संविधान की ये आर्टिकल कराऊंगा तो मैं डिवीजन वाइज कराऊंगा, भाग फर्स्ट, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो आपको शायद उसमें भी सब याद हो जाएगा। ठीक है ना।
तो मैंने आपको कल जो है भाग 1 और भाग 2, ठीक है, आर्टिकल का वो पॉलिटी का जो है मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 करा दिया था। भाग 1 में क्या था जल्दी बताएं? राज्य और राज्यों का वो संघ एवं भारत के राज्यों का संघ। मैंने आपको क्या कराया था? संघ एवं वो संघ एवं भारत के राज्यों का राज्यों का क्षेत्र, ठीक है, ये कराया था, संघ एवं भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या कराया था? संघ एवं भारत के, भारत का लिख लो चाहे, राज्य क्षेत्र। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, भाग 1 के अंदर है ये सब कुछ। हमने उल्लेख किसमें करा था? भाग 1 में करा था। ठीक है, अगर जो मैं आपसे देखो क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी आप उत्तर बताएंगे। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है? आर्टिकल फर्स्ट में क्या है जल्दी बताएं? आर्टिकल फर्स्ट में क्या है? आर्टिकल फर्स्ट में 3 बातें लिखी गई हैं, क्या क्या? भारत, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, सभी राज्यों को पहली सूची में लिखा गया है, ठीक है। 3 प्रकार के क्षेत्र बताए थे, कौन कौन से? राज्य, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित क्षेत्र। 3 चीज ये हो गई, ठीक है। भाग 1 का मतलब ये हो गया आपका आर्टिकल फर्स्ट खत्म। आर्टिकल फर्स्ट खत्म। कौन कौन सा? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा है, 3 प्रकार के क्षेत्र बताए हैं, राज्य, यूनियन टेरिटरीज और अनुच्छेद वो अर्जित क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर फर्स्ट। अब आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 में क्या क्या जल्दी बताए भाई? किसी भी राज्य, क्षेत्र और देश को भारत में हम मिला सकते हैं। इस बात का उल्लेख किसमें किया है? अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 में हमने क्या कहा है? किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को हम भारत में मिला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 जल्दी बताएं क्या कहा था? आर्टिकल नंबर 3 में मैंने कहा था कि हम किसी भी अपने आंतरिक तौर पे किसी भी राज्य, किसी भी जो है देश की कोई सीमा वगैरह टेढ़ी वेढ़ी करनी हो या फिर कुछ नाम वगैरह चेंज करना हो ना, तो वो हम किस में कर सकते हैं? भाग 3 के तहत हम क्या कर सकते, वो आर्टिकल 3 के तहत हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, भाग 4 जल्दी बताएं। भाग 4 मैंने आपको बताया था, दो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को हमने कहां से बाहर रखा है? आर्टिकल 368 से बाहर रखा है, इसमें हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात किसमें गई थी हमने? आर्टिकल 4 में। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था नेक्स्ट जो है भाग, भाग 2 आया था। ठीक है, भाग 2 क्या थे हमारा? नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, समझ लेना भाई, मैं लिख नहीं रहा, फटाफट आप जो है उस पर ध्यान दें याद करने में। ठीक है, नागरिकता। नागरिकता में हमने आर्टिकल नंबर देखो, भाग 1 में हमने 1 से लेके कहां तक पढ़े थे? 1 से लेके 4 तक। और भाग 2 में हम कहां से पढ़ेंगे? 5 से लेके 11 तक। तो हम अगर जो अब बात किसी करेंगे, देखो पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? भारत राज्यों का संघ है, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, कौन से? वो राज्यों को हमने पहली अनुसूची में रखा था, और तीसरा क्या था? 3 प्रकार के क्षेत्र, कौन कौन से? राज्य, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित क्षेत्र। भाग 2, भाग दो में क्या कहा था? किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा हम बदल सकते हैं। भाग 3, किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, भाग 4, भाग 4 में क्या कहा है? आर्टिकल 2 और 3 को हमने कहा में रखा है, 2 और 3 को कहा में रखा है? आर्टिकल 368 के बाहर रखा है। ठीक है, इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अब आता है हमारा भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 जल्दी बताएं। आर्टिकल 5 कहता है जो भी लोग संविधान के लागू होने से पहले भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता। ठीक है, उसके बाद भाग 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से इंडिया गए हुए लोग, और उसके बाद फिर वो वापस आ गए, कब? 19 जुलाई 1948 से पहले पहले, उनको नागरिकता। ठीक है, फिर भाग 7 क्या कहता है? भाग 7 कहता है भारत से गए और फिर पाकिस्तान में 1-2 दिन रहे और देखने के बाद वापस आ गए इंडिया में, उनको नागरिकता, पर 6 महीने के परमिट में। भाग 7 ये कह देता है। भाग 8 क्या कहता है? वो आर्टिकल, ये सब आर्टिकल चल रहे हैं, मैं भाग भाग बोल रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 ये कहता है भारत में भारत का बच्चा, मतलब वो भारत में पैदा हुआ बच्चा अगर जो बाहर रह रहा है, उसको नागरिकता। ठीक है, भाग वो आर्टिकल 8 के अंदर रह रहा है, क्योंकि वो बच्चा अगर जो भारत, मतलब भारत में पैदा हुआ बट वो बाहर पढ़ाई वगैरह के लिए चला गया, उसके माता पिता इंडिया में रह रहे हैं, तो इस बात का उल्लेख आर्टिकल 8 के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल 9 में ये कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर क्या हो गया? हमारी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। जैसे कि आपको, आपको सानिया मिर्जा, आपका नाम सुना हो, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेटर से शादी कर ली, बट देखो उनके पास नागरिकता इंडिया की है ना? तो अगर जो वो पाकिस्तान की नागरिकता ले लें, भाई दिमाग तो उन्होंने खूब लगाया। भाई ऐसे है कि यहाँ पे मैं क्या कहूँ, बस छोड़ो होने के लिए, मैं आपसे बस ये कह देता हूँ कि अगर जो यहाँ की नागरिकता छोड़ती हैं, तो उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ये है नागरिक, यानी इसीलिए वो विदेशी नागरिकता नहीं ले रही है। ठीक है, तो और उसके बाद भाग 10, भाग 10 में क्या कहता है? नागरिकता
तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते। अगर जो आपने कोई गलत काम करा है तो आपकी नागरिकता भी रद्द की जा सकती है, पर वो इतना बड़ा काम होना चाहिए कानून की नजर में कि वो आपकी नागरिकता छीन ले। ठीक है। भाग 10, भाग 10 आपको बता दिया। भाग 11, भाग 11 में क्या है, संसद का जो गृह मंत्रालय है यही क्या करेगा, इस पर क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। किस पर, किस पर बनाएगा, नागरिकता पर। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ याद हो गया होगा। ठीक है ना। अब हम आज पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार। ठीक है। इसमें शायद एक दो क्वेश्चन भी मैंने रखे थे। हाँ ये तो, अरे यार, ये क्वेश्चन शायद मैंने रखे तो थे, बट ये शायद खत्म हो गए, डिलीट वगैरह हो गए। तो अब बट फिर भी आप इन्हें देख लें। ये दो क्वेश्चन है तो दो ही क्वेश्चन आप देख लें। लोकतंत्र, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया, बताइए जल्दी बताइए भाई, ये क्वेश्चन किसने बताया। मैंने आपको कल बताया था, बराक ओबामा ने। ठीक है। बराक ओबामा ने क्या कहा था, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए लोकतंत्र की बात कही थी। तो किसने कही थी, अब्राहम लिंकन। ठीक है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, इस बात को कही थी। ठीक है। समाजवाद शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया, अनुच्छेद वो 42वां संविधान संशोधन 1955। ठीक है। इसके द्वारा, इसके बाद ये करा गया था, हमारा समाजवाद शब्द क्या करा गया था, जोड़ा गया था। ठीक है। ठीक है। इतना हो गया। मैं आपको पढ़ाता हूँ मौलिक अधिकार। ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ मौलिक अधिकार। मैंने कुछ चीजें इसमें और भी लिखी हुई थी जो कि आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। मैग्ना कार्टा का सेंस ये होता है। ठीक है। मौलिक मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। मौलिक अधिकार को पता है, देखो, अगर जो हम भीमराव अंबेडकर की बात करें, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। संविधान की आत्मा कहा था किसको, मौलिक अधिकार को। पर अगर जो आपसे ये पूछ लिया जाए, हाँ सिर्फ ये इसी के मौलिक अधिकारों को जो है वो, सॉरी, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। और अगर जो आपसे वैसे के पूछा जाए कि भारत की आत्मा या फिर इसके बारे में पूछ जाए, तो आपको संविधान जो है इसका वो पॉलिटी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 358 और 359 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को तब भी यथावत जारी रहेंगे, ये समाप्त राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते। कौन कौन से, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन सब चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जो है आज का लेक्चर होने वाला है। देखिए, अगर जो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आप जो है आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पा लें। और अगर जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ें। ठीक है। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। ये सब कुछ आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए, आज हम पढ़ेंगे क्या, मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है। मौलिक अधिकारों को देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें डिवाइड करे हुए हैं। ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट। मौलिक अधिकार, भाग 3, मौलिक अधिकार। ठीक है। इसमें आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो मैं आपसे बात करूँ 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हम किसे पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के अंदर। ठीक है। अब अगर जो मैं आपसे इसमें बात करता हूँ, पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या है, देखो, अनुच्छेद को, अनुच्छेद, अनुच्छेद को जो हम पढ़ेंगे 12 से लेके हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 से लेके 13 तक। अनुच्छेद 12 और 13 को हम किसमें पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है। देखिए, आज ना बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, पक्का आप देखेंगे ना। आपको इसमें आपको ये बता दूंगा मैं कि अगर जो कोई जो है, मतलब जो दंड होते हैं ना, जैसे कि पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे ही कस्टडी क्या होती है, अरेस्ट क्या होता है। ठीक है। अरेस्ट वारंट निकल जाते हैं। ठीक है। कस्टडी में ले लेते हैं। ठीक है। और रिमांड होती है, पुलिस रिमांड होती है। ठीक है। एक होती है जुडिशियल कस्टडी होती है। ठीक है। ये सब चीजों के बारे में आज में बिल्कुल विस्तार में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, तो आप देखिएगा जरूर। ठीक है। अगर जो हम इसको पार्ट एक में डिवाइड, मतलब अगर जो मैं पार्ट डिवाइड करूँ, तो पार्ट फर्स्ट में हम एक बार पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 को, जिसमें हम 12 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। फिर हम दूसरे की बात करेंगे, जिसको जिसको जो है 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है, वरना ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है। हम इसके कितने कितने पार्टों में, 6 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। इसको भी 6 पार्टों में डिवाइड कर रखा है।
अगर जो हम पहली बात करें, पहला पार्ट कौन सा होगा हमारा, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अ, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, स्वतंत्र का अधिकार तो शायद 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है भाई। स्वतंत्र का अधिकार की बात करें तो 19 से लेकर 22 तक है, बट ये इसे कहो दो, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद एक में पढ़ते हैं हम, मतलब पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे हम समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसमें अगर जो बात करें कहाँ से कहाँ तक, 14 से लेके 18 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अगर जो मैं बात करूं, पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध, शोषण का विरोध कह सकते हैं, या शोषण के विरुद्ध, ठीक है, ऐसा लिख लें, ठीक है। शोषण के विरुद्ध, इसमें हम पढ़ेंगे 23 से लेके 24, दो अनुच्छेद के अंदर ही खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट, जिसमें हमारा क्या है, आपका धार्मिक, धार्मिक से रिलेटेड, ठीक है, धार्मिक अधिकार, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। धार्मिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेके कहाँ तक है, 28 तक है, ठीक है। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा, या फिर इसी यानी रीढ़ कहते हैं इसे, ठीक है। संविधान की रीढ़ कह सकते हैं किसे, इसे पार्ट फाइव को, यानी कि कौन सा है ये, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अगर जो हम इसकी बात करें कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को, हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 29 से लेके 30 तक, हम इसको कहाँ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जो हम इसके पार्ट सिक्स की बात करें, जो कि अब जो है समाप्त हो गया है, ठीक है, कौन सा पार्ट है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का, क्योंकि पहले क्या था ना, कि पहले ये चीज थी कि हमारे पास जो संपत्ति है वो सिर्फ हमारी ही है, बट जो है अब ये संशोधन के द्वारा ये खत्म कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। इसको हम पढ़ेंगे, इस संशोधन किस जो है किसके तहत किया गया है, ठीक है, कौन से ईयर में ये संशोधन हुआ है, तो मैं इसके बारे में भी आपको चर्चा करूंगी, ठीक है। तो ये आपका हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31 के अंदर, जो कि अब समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सातवां, उपचार, उपचार जो हम पढ़ेंगे उपचार, ठीक है, ये इसे क्या कहा जाता है, संविधान की, देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत थे, ठीक है। संविधान की आत्मा भी इसको भी कहा जाता है, ठीक है, आर्टिकल 32 ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो कि मैंने आपको बताया, हाँ। और इसके बाद एक पार्ट और है, वो तो रह ही गया, देखिए 32 है, मैंने आपसे एक बात और कही थी, कि ये जो खत्म होता है 12 से लेके 35 तक, देखिए आपके दो पार्ट खत्म हो गए ना। फर्स्ट पार्ट हमारा पार्ट फर्स्ट में जो हम 12 से 13 पढ़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे जो है 14 से लेके कहाँ तक, 32 तक, और अब भाग तीन आ जाएगा, जिसमें हम आर्टिकल हम 33, 34 और 35 एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आने वाली हैं आज के इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 की, ठीक है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 के अंदर क्या है, आर्टिकल 12 के अंदर है हमारी राजभाषा, या वो सॉरी परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा हमारे किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। देखिए किसी स्टेट के कहता है, स्टेट जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैं हर बार बोलता हूँ स्टेट स्टेट, यानी कि अब आपके लिए राज्य क्या है, ठीक है। इसके जो अधीन जो केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, आपके मैं अगर जो परिभाषा के अंदर बात करता हूँ, ठीक है। इसमें अगर जो स्टेट अगर जो कोई भी कानून बना रहा है, अगर जो इसके अंदर स्टेट कोई भी कानून, स्टेट मैंने आपको बता दिया, विधानसभा, संसद, ये सब स्टेट के अंदर आते हैं। अगर जो कोई अगर जो स्टेट अगर जो कोई कानून बना रहा है, ठीक है, अगर जो मैं लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है। अगर कोई कानून बना रहा है स्टेट, तो वो इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है, तो वो इस बात का
ध्यान रखेगा कि मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, नहीं यार, मूल अधिकार, मूल अधिकार छीनने के लिए नहीं बनाएगा, ठीक है, छीनने के लिए नहीं, केवल डराने के लिए, ठीक है, केवल डराने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 12 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया, हमारा सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बोर्ड एनसीजी मतलब ओएनजी जीसी, या फिर आप किसी भी बात करें, यानी कि मतलब इवन आपके जो विधानसभा विधान परिषद सब आपका राज्य के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, अगर जो मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, ध्यान से देखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए भाई, आर्टिकल 13 के अनुसार क्या है, यदि कोई भी कानून या नियम, परंपरा, आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह जो कानून होगा मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर जो कोई भी कानून इस तरीके का बनाया है जो कि मूल अधिकारों का क्या है, हनन कर रहा है, तो उस कानून को क्या कहा जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो कानून जो है दो तरीके से चल रहे थे। जैसे संविधान जो बना था ना हमारा, मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। संविधान, संविधान जो बना था, इस एक तो इसके बाद जो कुछ कानून बने थे जिनको हमने कहा था पोस्ट, ठीक है, और इससे पहले जिसे प्री बने थे, ठीक है। जो संविधान से पहले, जिसे हम कहते हैं पर्सनल लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनल लॉ भी कहा था, ठीक है, ठीक है। जो लॉ बने थे ये हो गया हमारा मूल अधिकार, ठीक है, ठीक है, संविधान के अंदर हमारे मूल अधिकार आ गए। देखिए हमने उन मूल अधिकारों को हमने इसमें से देखो ऐसे जो है अधिकार लिए थे जो कि मूल अधिकारों को हनन नहीं कर रहे थे, वो जो लॉ थे वो आगे भी चलते रहे, बट जो उन्हें आगे भी लेकर चलते रहे, बट जो मूल अधिकारों को हनन कर रहे थे उनको हमने ये कर दिया था, समाप्त कर दिया था, जो कि मूल अधिकारों को हनन कर रहे थे, ठीक है। किसके तहत करा था हमने ये सब कुछ, आर्टिकल नंबर 13 के अंदर करा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने अब आपको बताया था हम पार्ट वाइज करेंगे। आर्टिकल 2 को हमने कहा था, हमने डिवाइड कर दिया था किसमें, 6 पार्ट में। 6 पार्ट का जो हमारा पहला पार्ट होगा वो हमने क्या बताया था, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके 18 तक हमारा क्या है, समानता का अधिकार है, ठीक है। अब आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष, कानून के समक्ष यानी कि लॉ के जो समक्ष है सभी क्या होंगे, लोग समान होंगे, ठीक है। कानून के समक्ष सब कुछ समान होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। कानून के समक्ष सभी समान, में लिख देता हूं, कानून के समक्ष सब समान, ठीक है। चाहे वो चाहे किसी का भी हो, ठीक है, चाहे आप बात देखेंगे संजय दत्त, ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, संजय दत्त, चाहे आप ले लीजिए सलमान खान को, उन्होंने एक्सीडेंट करा था, उसमें उन्हें जो है मतलब चक्कर काटने पड़े थे कोर्ट की। और इवन संजय दत्त जी की बात करें तो संजय दत्त देखो बहुत अच्छे हीरो हैं, और उन्होंने कुछ करा भी नहीं था, जैसे कि आपको पता ही है कि बट उन्होंने जेल जो है सजा काटी थी उन्होंने। जो है आपको पता है AK-47 जो है उनके पास मिला था, ऐसा बात कहा था, ठीक है ना। AK-47 संजय दत्त देखो ऐसा हुआ था कि उनके जो ड्राइवर था ना उसको मिला था AK-47, और उन्होंने कहा कि एक नया जो है बंदूक आई है, तो संजय दत्त जी ने कहा ठीक है डाल दो गैराज में। तो वो गैराज में पड़ी रही बहुत दिनों तक, और मीडिया वालों ने उसकी फोटो वोटो खींच ली। तो देखो जो कानून होता है वो अंधा होता है, सिर्फ सबूत मांगता है ना, तो उन्हें सबूत मिल गया, हाँ भाई इसके पास AK-47 थी और जिसका लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, इस तरीके का शायद कुछ केस था। और उसमें जो है एक संजय दत्त जी को भी क्या करा था, सजा काटनी पड़ी थी। तो ये क्या है, कानून के समक्ष सब समान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका फिल्म इंडस्ट्री से कोई चाहे फेमस पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका वो कॉमन मैन हो, ठीक है। सभी को क्या कहा है, कानून के समक्ष क्या करके सबको समान माना गया है, ठीक है। दूसरा, देखिए इसमें जो है ना एक चीज और है, आपको राष्ट्रपति और, ठीक है, राष्ट्रपति और किसको,
उस राज्यपाल गवर्नर को, ठीक है। देखो राष्ट्रपति को तो आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 71। और अगर जो हम बात करें राज्यपाल, राज्यपाल को आर्टिकल 162 के तहत अगर जो वो पोस्ट पर हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर जो वो पोस्ट पर हैं अपनी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसमें जो है उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ठीक है। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति और राज्यपाल के। देखो इसमें आप ये चीज भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? चाहे सरकार हो चाहे पब्लिक, ठीक है, दोनों की बात करेंगे हम आर्टिकल 15 के अंदर। चाहे सरकार हो चाहे हो पब्लिक, कोई भी कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के अनुपार आधार पर, लिंग के आधार पर, या हम बात करें जन्म स्थान के आधार पर, कोई भी आपसे क्या करेगा, डिफरेंस नहीं कर सकता कि भाई ये गांव का आदमी है जी, इस पे मतलब मैं वो नहीं करता, इससे थोड़ा दूर रहता है, मतलब थोड़ा सा जो है मतभेद हो जाते हैं, मतलब थोड़ा मतलब कोशिश करता है कि भाई धर्म के आधार पे, हाँ भाई ये हिंदू है या ये मुस्लिम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकती ना सरकार ना पब्लिक, ठीक है। इसमें ये आर्टिकल 15 के अंदर ये बात कही गई है। बट एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपको मिल सकता है, जैसे कि देखो कहीं जगह पर लड़कियों को कमजोर माना जाता है, लिंग के आधार पर कह रहा हूँ ना मैं, कमजोर माना जाता है, बट कमजोर होती हैं नहीं। वो आपने देखा होगा लड़कियां इस टाइम पर हर एक क्षेत्र में, चाहे हम बात करें एयरफोर्स की, प्लेन भी उड़ा रही हैं, पायलट भी हैं, ठीक है। और चाहे हम बात करें अपने घर के हाउसवाइफ, ठीक है, घर भी संभालती हैं। तो देखिए लड़कियां बिल्कुल भी कमजोर नहीं मानी जाती, ठीक है। अगर जो हम बात करें पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बहुत सही चीज है, जो कि आपको पता है कि भाई अगर जो लेडीज आर्मी में, क्योंकि अब तो आपको पता हो गया एनडीए में भी आपका जो है कुछ सीट जो है लड़कियों के लिए तो आ चुकी हैं। तो देखिए ऐसा होता है आर्मी में जो है हैवी काम बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है भाई, बम है, विस्फोट है, या बंदूक है, गन है, ये सब कुछ चीजें देखो हैवी, उसमें हाई हैवी ड्यूटीज में आती हैं, ठीक है। आपका सियाचिन में ड्यूटी देना या फिर, ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें होती हैं भाई आर्मी में। तो आपको वहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिलता है किसको? लेडीज को, कि हाँ भाई चलो ठीक है ये हैवी वेट नहीं उठा पाएगी तो उसकी जगह पर दूसरों को, यानी कि आरक्षण मिलता है, ठीक है, आरक्षण हम कह सकते हैं, ठीक है। चाहे जिसका जैसे कि मान लो किसी की टांग खराब है, ठीक है, कोई अपाहिज है, तो उसको यह मिल जाएगा इसमें, थोड़ा सा हम दया भाव रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि आपको आर्टिकल 15 के तहत आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं अब आर्टिकल नंबर 16 की, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको इसमें दिक्कत आने वाली है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की समानता, ठीक है, लोक नियोजन की समानता। देखिए ये क्या होती है मैं बताता हूँ। इसमें होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देखिए जैसे कि आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते जाति के आधार पर, ये देखो ये भी बहुत तरीके से, जाति के आधार पर हो गया, या फिर आपका लिंग के आधार पर हो गया, या आपका आरक्षण, ठीक है। सॉरी इसमें आरक्षण तो इसमें मिलता ही है 50% का, बट आपको बताता हूँ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, और इसमें होता है स्थान के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर, ठीक है। हाँ देखिए ऐसा होता है इनमें, जैसे कि आपको मान लिया कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं, या फिर इस क्षेत्र से, तो आपको सिर्फ हैवी वेट उठाना है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपका मान लें हमारे यहाँ पे नेपाल से लोग आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वही हैवी काम करेंगे। एक एक हमारे सोच जाते हैं कि हाँ ये मजदूर है कि सिर्फ यही जो है मजदूरी वाला काम करेगा, ये पढ़ाई वाला काम नहीं कर सकता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें भी ये देखो जिस तरीके से हमने आरक्षण, आर्टिकल 15 के अंदर हमने आरक्षण दिया था ना भाई वुमेन्स को,
ठीक है। इसी तरीके से हमारा आर्टिकल जो है 16 में भी हमारा क्या है, आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। आर्टिकल 17 हमारा क्या कहता है, बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 कहता है हमारा अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी मैं लिख देता हूँ इसमें। अनटचेबिलिटी मतलब होता है यानी कि आप समझते होंगे छुआछूत कह सकते हैं इसे आप हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या है, अगर जो आप अछूत मानते हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर जो कोई लोग आता है, हम कह देते हैं ना कि हाँ यार इसको नहीं छूना, या फिर कोई निम्न जाति का होता है तो हम उसको जो है थोड़ा सा जो है वो मानते हैं। ठीक है ना, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे समाज में अब भी चलती आ रही है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे राष्ट्र के लिए भी। ठीक है, हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, हमें अपनी समझ से। ठीक है, ये क्या है, एक अपराध है। ठीक है, किसके तहत रखा गया है अपराध की श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में रखा गया आर्टिकल 17 के तहत किसको, छुआछूत को। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसमें, आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, आर्टिकल 18 कहाँ गया पेन, ठीक है, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के तहत हम क्या कहते हैं, देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है हम इसमें से किसी को उपाधियों का अंत कहते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं उपाधियों का, क्या लिख देता हूँ मैं, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधि कैसे भाई, कौन कौन सी उपाधियां, जैसे कि आपको पता है महाराजा, सर, ठीक है, नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड, राय। ठीक है, ये सब इस तरीके की जो है आपकी जो है उपाधियों का अब अंत हो चुका है, इनको अब हम नहीं मानते। ठीक है, जैसे कि अब मान लो किसी को नेशनल अवार्ड मिल जाए, ठीक है, नेशनल अवार्ड मिल जाए, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं उसके लिए कि भारत रत्न, जैसे कि मान लीजिए आप अपना ही नाम लगा लीजिए। ठीक है, तो भारत रत्न मैं तो सीधा XYZ लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए उपाधियों का अंत हो चुका है, जैसे कि महाराजा, सर, नाइटहुड, ये सब चीजें हम खत्म कर चुके हैं। बट अगर जो किसी को अवार्ड मिलता है तो हम उसके आधार पर रख सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न XYZ हो गया, चाहे परमवीर चक्र की बात कर लें तो हम ये सब चीजें रख सकते हैं। और दूसरा हम क्या रख सकते हैं, देखिए आपका एजुकेशन, और दूसरा रैंक। एजुकेशन और रैंक पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, जैसे कि जो PhD कर लेते हैं, ठीक है ना, तो या फिर प्रोफेसर बन जाते हैं, तो हम उनके लिए कर सकते हैं नाम रख, जैसे कि प्रोफेसर, ये एक एजुकेशन के लिए प्रोफेसर, मान लीजिए XYZ, प्रोफेसर आप नाम भी लिख सकते हैं। अब रैंक लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कौन से, XYZ, सबके लिए XYZ रखो, किसी का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट XYZ आपका जो है, आप इस तरीके से रैंक भी यूज कर सकते हैं। और प्रोफेसर, डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर एक जो है एजुकेशन के क्षेत्र में डॉक्टर एक जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको पता ही है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहा गया है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, देखिए मैं बताता हूँ, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के अंदर ये हम पढ़ेंगे किसको, स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें से डायरेक्ट हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 में देखिए, आप अगर जो जैसे कि देखिए इसको ना याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर जो कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, यानी कि आप एक नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल एक इंसान है मतलब, तो उसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का इसमें जो है
प्रावधान है। देखिए अगर जो आप कहीं पर जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, ये सब चीजों का इसमें अधिकार है। ठीक है। दूसरा, जब भी आप लोग हैं, मतलब आप अगर जो सिंपल आदमी है तो आप एक सभा भी कर सकते हैं। सभा मतलब एक मीटिंग बैठा सकते हैं, इसमें आपके आर्टिकल नंबर 2 के अंदर अधिकार है। वो आर्टिकल नंबर 19 का जो है मैं आपको पार्ट वाइज बता रहा हूँ। देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपके पास सभा बनाने की आज़ादी है, यानी कि आप एक जो है सभा गठित कर सकते हैं। ठीक है। लोगों का एक संगठन बना सकते हैं। ठीक है। ISIS वाला टाइप नहीं, ठीक है ना, कि आप ISIS बन जाएं या फिर उसका जो है एक तरीका, ये भी एक संगठन ही है। ठीक है। और अगर जो हम बात करें हमारे जो राष्ट्र में सबसे बड़ा संगठन है कौन सा है, जल्दी बताएं। हिंदुओं का जो है सभी को पता होना चाहिए, आपको पता ही है, तो आप नाम बता दें उसका। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है। अगर जो फोर्थ फोर्थ है आपका संरक्षण। वो अगर जो आप में कोई संगठन है तो आप घूमने की भी आजादी है आपके पास, संरक्षण। ठीक है। संरक्षण कहते हैं, सॉरी, संरक्षण, घूमने की आजादी। फिर अगर जो आप घूम सकते हैं, आपको कोई जगह पसंद आई तो आप वहां पर बस भी सकते हैं, तो आपको निवास या बसने की आजादी भी हैगी। ठीक है। निवास कह लें या फिर बसना। ठीक है। फिर अगर जो हम बात करें, देखो अब जब आप निवास भी रखते हैं आपके पास निवास भी है, मतलब रह भी रहे हैं कहीं पर, तो आपको भाई संपत्ति की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संपत्ति के बारे में। संपत्ति भी, ठीक है। उसके बाद जब आपका संपत्ति आ गई तो आप संपत्ति से व्यापार भी करेंगे। तो ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, आर्टिकल 19 के अंदर। अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, संरक्षण, निवास, संपत्ति, व्यापार। देखो इसको इसी तरीके से याद रखना। ठीक है। तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। आपको इसमें और क्या क्या चीज मिल सकती है, देखिए इसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। किस किस का, एकता, अखंडता। ठीक है। ठीक है, एकता अखंडता का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और सुरक्षा का। ठीक है। और किसका, देखिए इसमें ना देखो, मैं और आपको बता दूं, आप अगर जो कोई विदेश यात्रा भी करना चाह रहे हैं तो वो सब चीज इसी के अंदर आता है। ये सब कुछ चीजें मतलब अधिकतर आप जो ही पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 19 को, इसीलिए ही क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो ये ना हो तो आपका एक इंडिविजुअल जो आपके पास जो अधिकार है वो सब कुछ चीज खत्म हो सकते हैं। ये आपके पास सारे के सारे इंडिविजुअल अधिकार हैं जो आप जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर जो बात करता हूँ, देखिए आर्टिकल नंबर 20। ठीक है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 कहता है, दो संधि में संरक्षण 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 कह सकते हैं। ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है। आपने कोई अपराध नहीं किया, बट फिर भी आपको फंसाया जाता है। ठीक है। कई कई बार ऐसा हो जाता है, कई केसों में ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पर जो है ये आपके, देखिए आने, देखो बहुत अच्छे से आपको ये वाला जो है चीजें समझ में आने वाली है। तो ये चीजें जो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपके काम आने वाले हैं। तो अगर जो ऐसा कुछ आप देखते हैं या फिर आप समझते हैं तो आपको ये बहुत जो है यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है। देखिए इसमें होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में, कैसे कैसे लिखते हैं शायद, ठीक है, दोष सिद्धि में संरक्षण। इसके अंदर हम बात करें दोष सिद्धि, जैसे कि इसमें क्या है, अपराध के समय का जो है, जैसे कि आपने अपराध के समय पर जो आपके ऊपर कानून लगेगा, जैसे कि मान लो आपने इस टाइम पर कोई गलती करी है, आपको उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपको पकड़ा जाएगा, जिस गलती के लिए पकड़ा जाएगा, उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है। और दूसरी बात ये कही, देखो मैं अब लिख देता हूँ इसमें, अपराध के समय का कानून। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ अब खत्म हो चुका है, इस टाइम पर वो करंट में नहीं चल रहा है। ठीक है। पहले चल रहा था, अब वो जो है अपराध नहीं है, बट पहले अपराध था, तो अब आपके पास कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। पर मान लो जैसे कि आपका ये जो है 3 तलाक वाला ही ले लो, चाहे इस चीज ले लो, पर पहले क्या था, ये क्राइम नहीं था, बट अब जो है ये लॉ बन गया है, 3 तलाक वाला, थ्री जो है, ठीक है ना, 3 तलाक। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं, अपराध के समय का कानून लगता है। मान लो अब कोई अगर जो तलाक लेगा तो ये क्या है, एक कानून बन चुका है। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो सजा मिलेगी। ठीक है। इसके अंदर दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं एक अपराध एक सजा। ठीक है। एक अपराध एक सजा। देखिए
मैंने आपको ये बताया, जैसे कि आपको मैंने संजय दत्त का भी एग्जांपल दिया, तो उन्होंने एक अपराध किया था तो उसके लिए सजा एक ही है। अगर जो मान लो उन्होंने चार अपराध किए होते तो चार सजा मिलती। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने कर लिया, कहीं चार मर्डर कर दिया उसके बाद सजा मिल रही है आपको सिर्फ, यानी कि जो भी कानून के हिसाब से जो भी सजा होती है, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 12 साल, जो भी सजा मिली, आपने अगर चार मर्डर किए, चार मर्डर के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो एक अपराध एक सजा, ठीक है। तीसरी बात क्या है, खुद के जो यानी कि आप अपने आप के लिए क्या कर सकते, गवाही नहीं दे सकते, खुद के खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकते। ये किसके अंदर है हमारे पास, आर्टिकल 20 के अंदर हम पढ़ते हैं किसके, मैं लिख देता हूँ, खुद के खिलाफ गवाही नहीं चलेगी, ठीक है। ऐसा लिख देता हूँ, गवाही नहीं चलेगी। बस इतना ही बहुत है, ठीक है, खुद के खिलाफ गवाही नहीं। ठीक है, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर, ठीक है। देखिए याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं भी रहेगा तो ठीक है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 21। इसके बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल आर्टिकल 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, हिंदी में ऐसे क्या कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जैसे कि इसमें क्या है, देखिए, खुली हवा में सांस लेना, पर्यावरण, पर्यावरण में आपको पूरी आजादी है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपको भाई कमरे के अंदर ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पर्यावरण में आपको खुली सांस यानी कि खुली हवा में आप सांस ले सकते हैं, पर्यावरण में जो है आपको वो है, ठीक है। दूसरा, आत्महत्या नहीं कर सकते, ठीक है, आत्महत्या आप नहीं कर सकते, ये किसके अंदर के, इसी के आर्टिकल नंबर 22 में, ठीक है। तीसरी बात क्या है, हेल्थ, उपचार, ठीक है। आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, वो मतलब किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके, ऐसा नहीं किसी, तो आपको मतलब उपचार मतलब आप अपनी हेल्थ सेहत का ध्यान रख सकते हैं। आप अगर बीमार हैं तो आप दवाई वगैरह ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दवाई नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें आप कर सकते हैं, ये किसके अंदर आता है, हमारा आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, ठीक है। और अगर जब हम बात करें एकांत में रहने की स्वतंत्रता, ठीक है, एकांत में, अब मान लो आपका एकांत में स्वतंत्रता, अब मान लो आपका मन नहीं लग रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, आपने सोचा कि यार बहुत टाइम हो गया, बोर हो गए, घूम कर आते हैं, तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि घूमने की स्वतंत्रता हम कह सकते हैं, ठीक है इसे। तो ये भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद एक आता है पांचवा, निजता, यानी कि जैसे कि आपको पता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई नहीं झांक सकता, समझ रहे हैं ना आप इस बात को, कि जब तक आपकी इच्छा ना हो, जब तक आप खुद ना अपने पर्सनल अपने आप के बारे में ना बताएं, तब तक आपके बारे में कोई नहीं जान सकता। और आपके पास ये जो है पावर है कि आप अपने आप को पर्सनल रख सकें, कि आप अपने आप को ताकत, आपके मतलब इतनी आपके पास लॉज हैं कि हाँ ठीक है, आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कोई नहीं घुस सकता, ठीक है। जैसे कि मैं आप समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें है एक अडल्ट्री, ठीक है, अडल्ट्री यानी कि आप कोई, जैसे कि आप समझ पाते होंगे कि जैसे कि हम कभी चलो छोड़िए, इसको छोड़िए, 497 के तहत आपको पता है 3 तलाक के बारे में बात कही गई है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम तलाक नहीं दे सकते, ये भी एक तरीके का अडल्ट्री में ही आता है केस भी इस तरीके का, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिर्फ ऐसे समझा दिया, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूंगा डीपली, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट करते हैं इसमें। इसमें देखिए आर्टिकल 21 के जो है पार्ट है, आर्टिकल 21 के क्या है, पार्ट है। जैसे कि एक तो आपको बता दिया। अब आर्टिकल 21 का क्या है, ये कहता है, ये आपको देता है, देखो शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार आपको किसके तहत मिलता है, आर्टिकल 21 के क्या के अंदर, शिक्षा का अधिकार। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए जो बच्चे, मान लीजिए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि आप भी बच्चों में गिने जाओगे, जो 6 से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं, इनको क्या करी जाएगी, निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इनमें मिड डे मील का भी जो है प्रावधान आपको इसी में ही दिया गया है, ठीक है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को यार निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसका प्रावधान क्या है, आपका आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल
जो आपका 22 आने वाला, देखिए बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। अच्छा आने वाला, कि अच्छा तो था ही वो, बट मैं जो है अच्छे तरीके से बताऊंगा इसको, जो कि आप जो है इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 22, इसके अंदर देखिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल्स वर्ड हैं, आप जो है देखिए इसमें, देखो एक होता है एनकाउंटर, एनकाउंटर, अरेस्ट, कस्टडी, रिमांड, ठीक है। इन सब में क्या है आपको, इन सब की जो चर्चा है आप किस में करेंगे, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि अगर जो मैं आपको डायरेक्ट बात करूं तो गिरफ्तारी में संरक्षण की बात कही गई है इसमें, किसमें, आर्टिकल 22। देखिए कभी कभार ऐसा होता है ना, मैंने आपको ये बताया, कभी कभार जैसे कि आप मान लो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सब कुछ ठीक है, और आप ये अड़ोस पड़ोस वाले ही चाहेंगे कि यार कुछ ना कुछ तो नुकसान करते हैं, कि इसको किस तरीके से डिस्टर्ब करें इसे, तो उसमें आपको ये गिरफ्तारी का संरक्षण जो है आपको पढ़ना चाहिए, शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ चीजें समझ में आएंगी, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी होंगी, ठीक है ना। और आप अपना जो है लॉयर खुद बन सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी में संरक्षण, इसको मैंने देखो दो उसमें डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पहला एक दंडात्मक, दूसरा होता है हमारा निवारक, ठीक है। देखिए दंडात्मक, यानी कि देखिए दंडात्मक तो वो हो जाता है, देखो जैसे कि आपने कोई अपराध कर लिया, उसके बाद जब आपको सजा मिलती है तो उसे कह देते हैं हम दंडात्मक, ठीक है। अपराध के बाद, ऐसा लिख देता हूँ मैं, अपराध के बाद। अब ये है आपका क्या, निवारक निरोध, ये क्या है इसमें, अपराध से पहले। दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली, ठीक है। देखिए जब अपराध के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए अपराध के बाद आपके खिलाफ वारंट निकल सकता है। देखिए आपके खिलाफ तो नहीं कहूंगा, मतलब अ, किसी तीसरे आदमी के खिलाफ, ठीक है। किसी तीसरे आदमी के खिलाफ अगर जो उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ वारंट निकल सकता है। और दूसरा, देखिए अगर जो वारंट निकल जाएगा कि पकड़ना है इस आदमी को, और उसको पकड़ने के बाद देखिए 24 घंटे तक पुलिस जो लात घुसे और मतलब डंडे वंडे जो बजाएगी, 24 घंटे तक अपने कस्टडी में रख सकती है, और 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो है पुलिस वाले जो है थाने में आपका मान लो 8 दिन 8-10 दिन जो है दबा के बिल्कुल तकड़े में उसकी जो है रख रखा है बिना किसी उस पे, ठीक है ना। उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही करना है, अगर जो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं करता तो थाने के खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, किसको, पुलिस वालों को, ठीक है। पर इसमें एक बात का ध्यान रखा जाए, इसमें आपको मान लो संडे की छुट्टी है, तो संडे की छुट्टी नहीं गिनी जाएगी, सिर्फ वर्किंग आवर्स ही गिने जाएंगे, ठीक है, वर्किंग आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, आपको एक छूट और दी जाती है, अपना वकील रखने की, ठीक है। अपना एक वकील रखने के लिए भी क्या है, आपको एक छूट दी जाती है, ठीक है। अगर आपके खिलाफ वारंट दायर हो सकता है, वारंट अगर जो आता है आपके खिलाफ, तो आपको 24 घंटे के, मतलब तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं भाई, आपके लिए नहीं कर रहे, ठीक है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। तीसरा, आपको एक छूट मिल जाएगी, क्या, वकील अपना जो है जो है रखने की आपको जो है आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ तो आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट भी लेगी, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट में अब मान लो जो जज है उसके पास बहुत सारे केस हैं, जज के पास बहुत सारे केस हैं, भाई जज के पास टाइम नहीं है आपकी जो है केस की कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। तो जज क्या कर सकता है, बिना किसी जो है सुनवाई के, वो आपको 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए आपको कहाँ डाल सकता है, जेल में डाल सकता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, 3 महीने के लिए। और इसे थोड़ा बढ़ा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने एग्जैक्ट जरूरी है, ठीक है, 3 महीने के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है, और उसके बाद मतलब नहीं, अभी कोई टाइम नहीं है, ठीक है, हमारे पास जब केस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपका केस ले लेंगे, ये जज कर सकता है, और आपकी सुनवाई तब कर सकता है। देखिए इसमें मैं आपको कुछ टेक्निकल वर्ड बताता हूँ, जो कि बहुत, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है।
ये सिर्फ देखिए, ये कहीं एग्जाम में नहीं आने, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही जो है सही वर्ड है, ठीक है, टेक्निकल वर्ड, ठीक है। जैसे कि एक चीज होती है आपका इंटेरोगेशन, ठीक है, इंटेरोगेशन, जिसमें कि आपको जैसे कि तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, जैसे क्या, जैसे किसी थर्ड पर्सन को, जैसे कि मतलब आपको पुलिस वालों ने कह दिया कि भाई आपको चौकी में आपको हाजिरी देनी है, या फिर चौकी पर आपको हाजिर होना है, ठीक है, किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो वो होता है इंटेरोगेशन, जिसमें आपको पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपसे क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, जिसमें क्या होती है, सिर्फ केवल पूछताछ होती है। दूसरा, एक वर्ड आता है कस्टडी। एक वर्ड क्या आता है, कस्टडी। इसमें क्या होता है, इसमें होती है हमारी गिरफ्तारी। कस्टडी क्या होता है, गिरफ्तारी होती है। बट देखिए, एक कस्टडी होता है और एक होता है अरेस्ट। अब आप, क्योंकि दोनों चीज आपके दिमाग में आएंगी, कस्टडी और अरेस्ट, ये भी गिरफ्तारी होता है। अब भाई इन दोनों गिरफ्तारी में अंतर क्या है, कस्टडी में और अरेस्ट में? देखिए, कस्टडी में क्या होता है, कस्टडी जो होती है नॉर्मल, जैसे कि मान लो आपने, जैसे लड़कों में लड़ाई हो जाती है, हैप्टे गुट मारी होगी बढ़िया मस्त तरीके से, ठीक है, तो उसमें आपको पुलिस वाले कस्टडी में ले लेते हैं, ठीक है, ये होता है आपका नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है जब। और जब आपने मर्डर कर दिया उसी जो है लड़ाई आपकी जो है खतरनाक तरीके से चली गई, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर जो है लड़ाई बहुत छोटी सी बातों के लिए आजकल के टाइम पर हो जाती है। ये यंगस्टर्स हैं, ब्लड बहुत तेज, खून जो है उबाल मारता है, तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर लेते हैं। तो जो केवल लड़ाई कर रहे हैं, तो तब उस टाइम पे पुलिस वाले कस्टडी में ले लेंगे आपको, और आपको क्या देंगे, भाई चलो घर पर घर वालों को फोन वोन बुलाओ, या फिर आप कहीं पे पकड़े जाते हो तो चलो अब भैया फोन वोन मिलाओ, क्योंकि अधिकतर से यही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अरेस्ट। अरेस्ट में तब आता है जब आप कोई कोई बड़ा गलत काम कर लें, ठीक है, अरेस्ट यानी कि आपने कोई मर्डर वगैरह कर दिया तो, या फिर खतरनाक तरीके से, तो उस टाइम पर आप अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये क्या सीरियस केस लिख सकते हैं, सीरियस केस, सीरियस केस या कंडीशन, ठीक है, कुछ भी लिख लो। सीरियस कंडीशन में आपको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक चीज आती है रिमांड, जिसको हम कहते हैं पुलिस रिमांड। यानी कि पुलिस वाले कहते हैं कि अभी, वो जज साहब कहते हैं कि अभी इनको जो है 14 दिन की रिमांड के लिए क्या जो है दिया जाए या भेज दिया जाए। देखिए, मैक्सिमम अगर जो रिमांड की बात करें तो 15 डेज की होती है। 15 डेज से ऊपर रिमांड नहीं दी जा सकती। तो जज साहब भी बहुत चालू होते हैं, जज साहब भी केवल 14 दिन की रिमांड देते हैं और 15 दिन अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि 14 दिन जो है ना, रिमांड का मतलब आप समझ पा रहे हैं? रिमांड मतलब अगर जो आपसे कुछ चीज उगलवाना है, अगर जो भाई मान लो आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर ऐसा प्रतीत होता है जज साहब को कि हाँ भाई सबरा गलत जो है बता रहा है, रिपोर्ट सही नहीं दे रहा है, जो भी हम पूछ रहे हैं सही नहीं बता रहा है, तो जज साहब भी कहते हैं एक काम करो, सबरे को पुलिस स्टेशन में डाल दो, रिमांड पर डाल दो सबरे को। कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 14, मैक्सिमम 15 दिन के लिए, पर जज साहब केवल 14 दिन के लिए भेजते हैं अधिकतर। अब तक मैक्सिमम जो भेजा गया है, भेजा जो गया है 14 दिन तक है, भेज सकते हैं 15 दिन तक, ठीक है। ये होता है हमारा पुलिस रिमांड। एक होती है हमारी, एक टर्म होती है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी क्या होते हैं? ये जुडिशियल कस्टडी वो होती है, जैसे कि मान लो आपका जो क्राइम है सिद्ध हो गया, मान लो आपका जो क्राइम था वो जो है सब मतलब सिद्ध हो गया, ये ठीक है ना, सिद्ध सही है वर्ड, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको क्या करेगा जज साहब, भाई सब कुछ तो हो गया, भाई आपको पता लग गया कि हाँ क्राइम किया है, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि भाई अब हमारे पुलिस स्टेशनों में इतनी जगह कहाँ होती है कि आपको जो है जो जेल में रखेंगे, वो सॉरी पुलिस स्टेशन में, थाने में रखेंगे। थाने में तो बहुत कम है, एक या दो आदमियों के रखने की जगह होती है बस थाने में। उसके बाद सीधा जुडिशियल मतलब कोर्ट में लेके चले जाते हैं। कोर्ट में अगर जो आपका जो है क्राइम जो है पता लग गया कि हाँ आप ही ने क्राइम किया है, आपने मान लिया, तो उसके बाद आपको कहाँ भेजा जाता है, आपको सजा सुना दी जाती है, और सजा सुनाने के बाद आपको जुडिशियल जो है जेल में भेज दिया जाता है। और जेल में आपके साथ कोई मारपीट नहीं होती, इस बात को भी ध्यान रखें, जेल के अंदर कोई मारपीट नहीं होती। जेल के अंदर आपको जो है आपने खाना वाना पकाना है, खुद ही खाना है, खुद ही पकाना है, बाहर से कोई आदमी ना अंदर आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा, ठीक है। वो सब चीज इसके अंदर होती, जेल के अंदर होती है, ठीक है। जेल के अंदर एक जेलर होता है, सिर्फ एक जेलर होता है जो बाहर से सिर्फ ड्यूटी देता है, ठीक है। एक जेलर बाहर से आपके उसके अंदर ड्यूटी दे देगा, और मतलब चाहे जेल के अंदर मार काट कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि इसमें क्या है, बहुत सारे जो है क्रिमिनल्स एक साथ जो है रहते हैं, ठीक है।
माफ कीजिएगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको देखो, वहां पर भी देखो आप समझ, मैं आपको बताता हूँ, देखो जिस तरीके से ना गैंग वगैरह बाहर होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जेल के अंदर भी होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आप सोचते हैं कि यार जेल में बड़े मजे टाइम वाइम काट के मोटे तकड़े होकर आ गए, तो मोटे तकड़े सिर्फ वही होते हैं जो कि जिनकी पावर बुखार बहुत अच्छी होती है, वही मोटे तकड़े होकर आते हैं जेल के अंदर। वरना अधिकतर आप देख कर आएंगे वो खत्म आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि आप देखेंगे दो चार लड़के, आपने पिक्चर में भी देखा होगा ना कि एक बैठा है और उसके दो चार चमचे चमचे बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उसके हाथ पांव दबा रहे हैं, या फिर ये तो एक आध चमचे वहां पर भी होते हैं। यानी कि जो जितना बड़ा क्राइम उतना बड़ा जो है वो, अच्छा तो तूने मर्डर कर रखा है, मैंने मर्डर कर रखा है। तो उसमें क्या हो जाता है, उनका जो है दोस्ती हो जाती है, और वो एक वो कोई कहता है कि अरे मैंने तो चोरी कर आया, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा लो क्लास में आ जाएगा। हाँ तो छोटा क्रिमिनल है, तो एक काम का हमारे लिए पाँव वाँव दबा दो, मतलब इस तरीके का वहां पे चलता है कि एक छोटा क्राइम बड़ा क्राइम। यानी कि अगर जो मान लो कोई तकड़ा ही क्रिमिनल आ गया, तो उसके उसके लिए जो है कुछ ज्यादा ही वो चीज हो जाती है। तो ये सब कुछ चीजें हमारे जेल के अंदर भी होती है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स आप देखना चाहें ना, पॉलिटिक्स बाहर भी होती है और पॉलिटिक्स हर जगह ही होती है, तो जेल के अंदर ही पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, तो बस यही चीज आपको समझाने के लिए करा था। तो यहाँ पर आपका ये चीज खत्म होता है। देखिए अगला जो वीडियो आएगा ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा इसमें मैं आपको बता दूंगा शोषण के विरुद्ध जो है आपका, जो है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध के जो आप आवाज उठा सकते हैं इसके अंदर वो बताऊंगा। फिर धार्मिक अधिकार जो है आपके 25 से 28, ठीक है, वो बता दूंगा। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है आपका 29 से 30, वो बता दूंगा। फिर संपत्ति का अधिकार जो है, जो आपको पता ही खत्म कर दिया गया है, बट मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा। और फिर हमारा उपचार आ जाता है आर्टिकल 32। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सब कुछ चीज खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।